Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you are all doing well. I am first year MBBS student and I have passed my entrance test in 2019. So in my MCAT journey, I have learned a lot of things and even did some mistakes. So I decided to guide you for your MCAT preparation and your MCAT journey so that what I have learned, you will get benefit from it, and whatever the mistakes I have done, you will not repeat it. In this video, I will give you some tips that how I prepare myself for chemistry, particularly for chemistry. So the first thing that I want to tell you is be grateful for whatever you have learned. Ask Allah for help and make dua for your own self because it means a lot to you. बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे अकेडमीज़ में रिज़ल्ट नीचे आ रहा होता है या हम जो मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं उसमें हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते या वी आर फीलिंग कि जितना मैं पढ़ सकती हूँ उससे कम मैं पढ़ रही हूँ या दूसरे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो उनके मुकाबले में मेरा एडमिशन कैसे होगा। ये सारे थॉट्स एक पॉइंट पे सही भी हैं बट हमें इन थॉट्स को ख़त्म करना है अपने अंदर से। इफ़ यू हैव रीड जस्ट वन टॉपिक अ डे, आपने सिर्फ एक टॉपिक भी पढ़ा है तो आप अल्लाह ताला से इसका शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रीड एटलीस्ट वन टॉपिक। इट्स बेटर कि कुछ भी ना पढ़ने से समथिंग इज़ बेटर। सो आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो नेक्स्ट डे यू विल ट्राई टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड गो फॉर द वन चैप्टर एंड मेक दुआ फॉर योर सेल्फ दैट जो भी अच्छा हो अल्लाह ताला वही कराएगा। तो हैव बिलीव इन अल्लाह एंड डू योर बेस्ट। सो द नेक्स्ट टिप इज़ हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये मतलब नहीं यू आर नहीं पढ़ रहे, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। दिस इज़ नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आपके दिमाग में ये सोच आती है कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इतने सारे बच्चों में से क्या मैं इतना रैंक ला सकूँगी कि मेरा ओपन मेरिट पे एडमिशन हो जाए, तो ये सोच ठीक है। अगर आपको ये थिंकिंग नहीं आ रही और यू आर मेरा तो हो ही जाएगा, सो यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। यू शुड सी कि मैं क्या कर रही हूँ एंड इवन अगर आप नहीं सोच रहे कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी यू आर नॉट सीरियस फॉर योर MCAT टेस्ट। सो आपको ये सारी थिंकिंग्स को एग्जेजरेट नहीं करना है, इन सब को एक लेवल पे रखना है, लेकिन इन सब की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है कि अगर मेरा एकेडमी में 500 बच्चों में से रैंक नीचे आ रहा है तो मेरा 5000 बच्चों में से कैसे ऊपर जाएगा। इट इज़ अंडर कॉन्फिडेंस, नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो आपको when I was in the academy and I was preparing for my MCAT, जो मेरा फर्स्ट टेस्ट था उसमें I was below 90. So it's fine। एकेडमीज़ के रिज़ल्ट से आपका MCAT में एंट्रेंस नहीं होगा। जो उस दिन अच्छा करेगा, जिस दिन टेस्ट होगा, दैट्स द ओनली थिंग यू विल गेट एडमिटेड इनटू इट। सो आपको उस दिन के लिए प्रिपेयर होना है, लेकिन उस दिन से पहले डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ हाउ टू बिल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे पैदा करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये केमिस्ट्री जो है वो उनको ड्राई लगता है, वो केमिस्ट्री पढ़ने का दिल ही नहीं करता उनको केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है। तो उसके लिए जो मैं बेस्ट टिप दूंगी वो ये है कि अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले उसके 10 MCQs कर लें, 5 MCQs कर लें, तो क्या होगा कि जब आप वो MCQs सॉल्व करेंगे एंड देन यू गो थ्रू द बुक एंड फाइंड द आंसर्स, तो आपको जब अब बुक पढ़ने की बारी आएगी तो यू विल फाइंड इट ईजी। आपको इंटरेस्ट शो होगा कि ये चीज़ मुझे MCQs के वक्त नहीं आई, तो ये चीज़ अब मैंने सही से पढ़नी है। तो ये आपको
आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप जो भी चैप्टर शुरू करें उसके, आई एम नॉट सेइंग गो फॉर द 100 MCQs और 50 MCQs even, go for the 10 or 20 or even 5 MCQs, but go through the MCQs of this chapter, so it will be very helpful for you. And the second thing is, regarding the MCQs, what I want to tell you is कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है MCQs हमने कर लिया, वी आर नॉट श्योर विद द आंसर, अगर मेमोरी बेस्ड MCQs है, वी आर नॉट श्योर विद द आंसर, हमें 2 आंसर में कन्फ्यूजन है, तो हम बुक खोलने के बजाय, आंसर खोलने के बजाय हम आंसर की खोलते हैं। आंसर की आपको जब सारे MCQs आप कर लें उसी वक्त आप आंसर की खोलें, तो इससे आपको एक आंसर की अगर आप उसी वक्त खोल लेते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने MCQs नंबर 2 का आंसर चेक करना है, विच इज़ आंसर नंबर डी फॉर एग्ज़ाम्पल, सो जब आप आंसर की में देखेंगे तो आपको सिर्फ आपकी नज़र सेकंड MCQs के आंसर पे नहीं जाएगी, आपकी नज़र थर्ड MCQs के आंसर पे भी जाएगी। और जब आप थर्ड MCQs करेंगे तो आप ये सोच कर करेंगे कि इसका आंसर ये था जो मैंने आंसर की में देखा है। सो इससे आपको वो फ़ायदा नहीं होगा जो आप एंड में आंसर की को चेक कर आपको फ़ायदा होगा। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आपको कोई भी चीज़ ड्यूरिंग MCQs नहीं आ रही है, सो गो थ्रू द बुक से ढूंढे। उससे आपको ये होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप वो बुक रीड कर रहे होंगे तो वो जगह जहाँ से आपने MCQs चेक किया था, वो लाइन, वो सेंटेंस, वो फॉर्मूला और इक्वेशन, वो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। और जब भी आप उसे पढ़ेंगे ना, इट विल ट्रिगर योर माइंड कि हाँ ये इस तरीके से MCQs में आया था। सो यू विल फाइंड इट मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट विल मेक योर इंटरेस्ट इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। I have made these MCQs so that you can solve them because I thought that by now everyone has completed their chapter 1 reading, so try to solve them and then do read the chapter 1 again and you will see the difference. So just 5 MCQs and you will see that how it works. Next question when we are preparing for any subject comes into mind that कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लें, MCAT के लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो MCQs बना रहा है आप उससे नहीं मिले, आपको उसकी मेंटेलिटी नहीं पता कि वो बंदा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देगा, वो प्रॉब्लम्स देगा कि वो बुक की लाइंस देगा। सो आपको सब कुछ करना है, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जो मोल्स का टॉपिक है, आप देखें ऑलमोस्ट हर पास्ट पेपर्स में मोल से क्वेश्चन आता ही है, किसी भी तरीके से मोल्स वो पूछ ही लेते हैं। इसके अलावा स्टैक्योमेट्री से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीटेडली पास्ट पेपर्स में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये टॉपिक्स इट इज़ नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो टॉपिक पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। समटाइम ऐसा होता है पास से बिल्कुल डिफरेंट पेपर आता है। आप देखिए आई थिंक इन 2015 पेपर 2015 का जो पेपर था उसमें केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली और फिज़िक्स में भी पंजाब बोर्ड की लेंदी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो वो टोटली डिफरेंट थिंग थी। उस वक्त इनिशियल भी कम गई थी, तो वो टॉपिक कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मेन जो चीज़ वो देंगे वो आपकी बुक्स होगी। सो हमें बुक पे ग्रिप करनी है। सो जब आप पास्ट पेपर्स करेंगे तो आप जब करते जाएंगे एक के बाद एक पास्ट पेपर, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कम है, कौन से टॉपिक से कंटिन्यूसली क्वेश्चंस बन रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस कम बनते हैं। सो पढ़ना सारा है, लेकिन जब रिवीजन दे रहे हो तो पास्ट पेपर्स जब कर रहे हो तो जिस टॉपिक से पास्ट पेपर का MCQs आया हुआ है, पास्ट पेपर में जो MCQs है आप उसको एक रीड अपनी बुक से भी दे दें, ताकि वो टॉपिक जो है आपका और उस पर आप स्ट्रॉन्ग हो जाए और उस पर आपकी ग्रिप जो है वो और ज़्यादा हो जाए। Another important thing regarding chemistry is practice examples.
एग्जाम्पल से बहुत सारे MCQs आते हैं। हम पास्ट पेपर्स करें, उनका जो अगर वैल्यूज़ वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन मेथड जो है वो लाइक ऑलमोस्ट एग्जाम्पल जैसा ही सेम होता है। और समटाइम्स तो ऐसा क्वेश्चंस भी आप पास्ट पेपर्स में देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम आपकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। सो आप अगर एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लाइक अगर आपने एक चैप्टर को 3 टाइम्स करा है, तो आपको एक दफ़ा एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करने के बाद दूसरी दफ़ा एग्जाम्पल को सिर्फ आंखों से नहीं देखना है, दूसरी दफ़ा भी एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे क्या होगा, वो एग्जाम्पल आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगी। और जैसे ही वो एग्जाम्पल अगर उन्होंने वैल्यूज़ भी सेम दे दी फॉर एग्जाम्पल इन द टेस्ट, तो आप उस वक्त आपको इवन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग में आंसर का भी स्केच होगा कि हाँ, इस टाइप का आंसर मैंने पढ़ा था, और ये आंसर आप जब हाफ सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर सही है। जो मैंने सोचा था, जो स्केच मेरे दिमाग में आंसर का आया है, दैट्स द राइट। सो आप अगर आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस वक्त आपके 3 to 2 मिनट्स आपके एग्जाम्पल को सॉल्व करने में लग जाएंगे। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि बहुत दफ़ा पास्ट पेपर्स में देखते हैं कि एग्जाम्पल्स से वो रिलेट करती हैं। बहुत सारी जगह आप ऐसा भी देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो अगर आपने 2 to 3 टाइम्स और इवन 4 टाइम्स अपनी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की हुई है केमिस्ट्री की, तो आपको ड्यूरिंग द टेस्ट आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपके 2 to 3 मिनट्स वेस्ट नहीं होंगे। आप फ़ौरन क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड यू विल नो दैट कि हाँ, इस टाइप का आंसर था। और इवन अगर आपको आंसर याद नहीं भी आ रहा होगा, तो आप हाफ सॉल्यूशन कर कर आपको होगा कि हाँ, ये चीज़ मैंने ऐसे पढ़ी थी और इसका ये आंसर है। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे पास 200 MCQs थे विद 150 मिनट्स। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी मैंने ऐसी अपनी फ्रेंड्स को देखा है, या वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, दे वर सेइंग दैट हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, टाइम मैनेज नहीं हुआ। सो आपको अपने टेस्ट पे अगर टाइम मैनेजमेंट रखनी है, तो लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, ताकि उस वक्त जो मुश्किल क्वेश्चंस हो आपको उनको सॉल्व करने का ज़्यादा टाइम मिल जाए। जो इजी क्वेश्चंस है वो आप, जो बुक के सेम क्वेश्चंस है, एटलीस्ट आपको उन पर टाइम नहीं लगे। वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू क्लियर अबाउट एग्जाम्पल इज़ दैट कि जैसे इतनी लेंथी एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन से लग रहा है कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और मैनुअल होता है टेस्ट में सब कुछ, तो इतना लेंथी जो है वो एग्जाम्पल्स नहीं दी जाएंगी। तो आपको उसके क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली उस एग्जाम्पल को, लेंथी लगने वाली एग्जाम्पल को हम छोड़ देते हैं कि इतनी मुश्किल एग्जाम्पल वो नहीं देंगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला की एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को ये लोग 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको परसेंटेज दे दी है इसी एग्जांपल की, फॉर एग्जांपल सेम यही परसेंटेज दे दिए इन्होंने आपको, और आपको उस परसेंटेज से फर्दर एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो अगर आपने प्रॉब्लम की भी होगी तो आपको पता होगा कि बुक में इस प्रॉब्लम का ये एम्पेरिकल फार्मूला था, एंड इट विल बी मच एंड मच ईजियर फॉर यू ड्यूरिंग द टेस्ट। इसी तरह वो आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है कह सकते हैं। सो इट विल बी नॉट एज मच डिफ़िकल्ट जितना हमें प्रॉब्लम देखने से लगती है। और समटाइम इस तरह भी होता है कि वो उन्होंने हमें मॉलिकुलर फार्मूला दे दिया होता है, उससे हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होता है, और एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिकुलर फार्मूला निकालना होता है इस फर्स्ट के ज़रिए, हमारा ये वाला फार्मूला के ज़रिए, इस फार्मूला के ज़रिए। सो इट विल बी मच मोर ईजियर। अगर आप इसको प्रैक्टिस रखेंगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ बुक में यहाँ पे लिखी हुई है और इस तरह से लिखी हुई थी, और मुझे फर्दर इस तरह से सॉल्व करना है। So the next thing is write important points. I am not saying making notes. Notes is different than writing the important points. आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, पढ़ते पढ़ते ही लाइक एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशंस, मोल की डेफिनेशन, अगर आप फर्दर टॉपिक्स में आगे जाएं तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट, आप हर चैप्टर की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह लिख लें। अगर आपको
फर्दर एक डिफरेंट पेपर पे नहीं लिखना, तो आप सेम वही बात जो लाइक बुक में लिखी हुई है एम्पेरिकल फार्मूला की, फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइक सेपरेट नोट्स नहीं, सेपरेट पेज पर नहीं लिखना है, तो आप इसी पेज पर लाइक यहाँ पे जो जगह खाली होती है, आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, या इसी टॉपिक के साथ स्टिकी नोट लगा के लिख लें, या कोई भी रैंडम पेपर लगा के लिख लें। लाइक जिस तरह सेम यही बात लिखी हुई है, लाइक एम्पेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स इन अ कंपाउंड, और मैंने यही बात एग्जैक्ट सेम यहाँ पे लिखी थी, ताकि जब मैं पेज टर्न करूं तो एक इतना सारा प्रिंटेड एरिया में मुझे जो मेरी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए मेरे लिए, और लाइक जस्ट विद अ फर्स्ट ग्लेंस मैं मेन डेफिनेशन को देख लूँ, और लाइक जब मैं इसे फर्स्ट पे देखूँगी और फिर जब मैं रीड करूँगी तो मुझे और ज़्यादा मेन चीज़ जो है वो पक्की हो जाएगी। तो जैसे हम पेज टर्न कर आगे आए तो लाइक इतनी सारी बातों में हमें इम्पॉर्टेंट बात ढूंढना, और यहाँ पे आपके पास एक मेन बात लिखी हुई है, तो इट विल बी क्वाइट ईजियर। ठीक है, इसी तरह ये लाइक मैंने इसी तरह के रैंडम नोट्स भी रैंडम पॉइंट्स लिखे हुए थे। ये फर्स्ट चैप्टर के नहीं है, फर्दर आई थिंक थर्ड चैप्टर के मेरे रैंडम नोट्स हैं, रैंडम पॉइंट्स हैं। तो लाइक मुझे अब वो टॉपिक पढ़ने से पहले मैं जब इस चीज़ को पढ़ूँगी और फिर वो टॉपिक पढ़ूँगी तो वो टॉपिक बहुत अच्छे से दिमाग में चला जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ राइट फार्मूलाज। लाइक आपको फार्मूलाज एक जगह पे लिखने, नॉट जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको अभी पॉइंट्स का बताया, लाइक यू कैन राइट इट रैंडम ऑन द पेज के आप ऊपर लिख लें उसे, तो इट विल हेल्प यू। बट फॉर द फार्मूलाज आई कैन से आप सारे फार्मूलाज को लाइक फॉर द वन चैप्टर, एक चैप्टर के फार्मूलाज को आप एक जगह पे लिख लें, किसी भी स्टिकी नोट पे या रैंडम पेपर पे। सो इससे क्या होगा कि जब आप अपना पास्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी दूसरे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त फॉर एग्जांपल आप नंबर ऑफ़ मोल्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स का सही से फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो आपको बुक में जाकर नंबर ऑफ़ मोल्स का टॉपिक निकालना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट पेज पर आपके सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं, यू कैन जस्ट फाइंड फ्रॉम देम, सो इट विल सेव योर टाइम ड्यूरिंग योर एमसीक्यूज प्रिपरेशन। लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव डिड दिस फार्मूलाज अपने बुक के फर्स्ट पेज पे लिखे हुए थे, ताकि जब भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करूँ, मुझे इनमें से कोई भी फार्मूला याद नहीं आए तो मुझे यहाँ से फाइंड नहीं करना पड़े कि मोल किस पेज पे है, मैं डायरेक्ट इस पेज से अपना एमसीक्यूज़ का फार्मूला जो मुझे रिक्वायर्ड चीज़ है मुझे इसी पेज पे मिल जाए। सो ड्यूरिंग एमसीक्यू सॉल्विंग इट विल बी वेरी वेरी इजी। सो ड्यूरिंग एमसीक्यूज़ इट विल बी वेरी वेरी इजी। एंड जब आप एक दो चैप्टर्स के लिए ऐसा करोगे और फिर आप जब बाद में एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त आपको उसका फ़ायदा पता चलेगा, सो यू विल बी वेरी हैप्पी विद इट। Now the next thing is ratta or concept. So it is the usual questions of the student that whether we have ratta for the MCAT or we shall make the strong concepts for the MCAT. So what I can suggest is first make the concept strong and then try to memorize it as much as you can. So like it will help you. क्योंकि अगर आप देखें अपने पास्ट पेपर्स को, सो एटलीस्ट 60% ऑफ द MCQs रिलेटेड टू द केमिस्ट्री पोर्शन इज़ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो उनमें एग्जैक्ट या तो बुक की लाइन दी हुई होती है। अब बुक की लाइन में आपका कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन आपको पर्टिकुलर उस जगह पे बुक पे क्या लिखा हुआ है वो आपको याद ही करना होगा। इसके अलावा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द एम्पेरिकल फार्मूला इज़ करेक्ट एक्सेप्ट। तो अब बुक में जो एम्पेरिकल फार्मूला की बात लिखी हुई है तीन, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जो बुक में लिखी हुई है तीन बात अकॉर्डिंग टू देम वही राइट होगा। नाउ टेक एग्जाम्पल दैट उन्होंने क्वेश्चन दिया है जिसमें परसेंटेज दी हुई है और किन से परसेंटेज फाइंड करनी है।
अगर परसेंटेज फाइंड करनी है, आपको शुरू से सारा प्रोसीजर समझ में आया हुआ है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लेकिन आपने पर्टिकुलरली परसेंटेज फाइंड करने का जो फॉर्मूला है आपने उसको अच्छे से मेमोराइज़ नहीं किया है। यू आर लाइक, जब मैं कंटिन्यूसली स्टेप वाइज करती हूँ तब तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब वो बीच में से एक चीज़ उठाकर दे देंगे तो मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। मुझे लाइक 2 to 3 मिनट्स लगेंगे सोचने में कि मेरा इसमें परसेंटेज का फॉर्मूला था क्या। अगर आपको मेमोराइज़ करेंगे आप इसे, सो इट विल सेव योर टाइम। इसी तरह अगर आप आगे जाते हैं तो हमारे पास बोहर्स मॉडल है, उसकी हमारे पास इक्वेशन गिवन है। अगर आपके पास लाइक फुल कॉन्सेप्ट है बोहर्स इक्वेशन का, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको सारी डेरिवेशन करना आती है, दैट्स इवन अ गुड थिंग। लेकिन उस वक्त आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप सारी डेरिवेशन करें। आपको उसकी इक्वेशन, मेन इक्वेशन और इक्वेशन से पहले का एक और स्टेप, ये दोनों आपको मेमोराइज़ होना चाहिए, तभी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तभी आप एमसीक्यूज़ अपने लाइक विद इन अ टाइम लिमिट कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर देखें 2018 का पेपर, तो उसमें केमिस्ट्री में आई से 90%, केमिस्ट्री में 90% आपके पास बुक्स की लाइन थी। तो अगर आपने बुक ही ध्यान से नहीं पढ़ी होगी तो आप कैसे वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ डू योर प्रॉब्लम्स विद द थ्योरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं, वो क्या करते हैं लाइक उन्होंने एक टाइम बना लिया अपना कि विद इन 4 आवर्स और विद इन 3 और 2 आवर्स मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है, और उनका विद इन 2 आवर्स सिर्फ थ्योरी हुई है। उन्होंने सोचा था थ्योरी साथ कर लूँ एंड देन आई विल डू द प्रॉब्लम्स टुगेदर, लाइक थ्योरी एक साथ, प्रॉब्लम एक साथ। तो ऐसे नहीं करें। फॉर एग्जांपल आपने एम्पेरिकल फार्मूला का टॉपिक पढ़ लिया, एम्पेरिकल फार्मूला के प्रॉब्लम्स उसी वक्त करें जो बुक में गिवन है, एक्सरसाइज में भी और जो एग्जाम्पल्स में भी। एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स समटाइम ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, तो एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा लेंदी प्रॉब्लम्स आप छोड़ दें, लेकिन एग्जाम्पल्स तो मस्ट करनी है। तो आपको प्रॉब्लम्स थ्योरी के साथ साथ ही करनी है। मोल पढ़ा, मोल की थ्योरी करें। बोहर्स इक्वेशन पढ़ी फॉर एग्जांपल फ्रॉम द 3rd चैप्टर, तो आप उसकी जो रिगार्डिंग रिलेशंस वगैरह के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आप उसी वक्त करें। प्रॉब्लम्स को बात के लिए ना छोड़ें वरना वो रह जाती हैं। एंड क्योंकि 60 MCQs हैं तो एटलीस्ट वो कुछ तो प्रॉब्लम्स देंगे ना, 10 और समटाइम्स लाइक रिलेशंस दे देते हैं, प्रॉब्लम नहीं देते तो फॉर्मूलाज दे देते हैं। तो आप इन सब को साथ साथ करें। एक चैप्टर कर रहे हैं तो जो सीक्वेंस बुक में दी हुई है, आइदर फॉर्मूलाज और इक्वेशंस, डेरिवेशंस और हमारे पास डेरिवेशंस के आंसर्स, वो साथ साथ मेमोराइज़ करें, साथ साथ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें। कुछ भी चीज़ बात के लिए नहीं छोड़े कि मैं एक दफ़ा ये चैप्टर कर लूँ, सारी थ्योरी पढ़ लूँ, सारे एम्पेरिकल फार्मूला, मोल, मॉलिकुलर फार्मूला, एटॉमिक मास सब एक साथ करें एंड देन आई विल डू द ऑल प्रॉब्लम्स टुगेदर। ऐसे आपकी कभी प्रॉब्लम्स तक आपकी बारी पहुंचेगी नहीं, आप प्रॉब्लम से पहले ही थक जाएंगे। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा, अगर आप प्रॉब्लम साथ साथ करेंगे, आप थ्योरी से टायर होने लगेंगे तो आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो इट विल लाइक बूस्ट योर माइंड। नेक्स्ट and the last thing which is important above all the things is revision। और एक बात आप जहन में बिठा लें कि revision is mandatory। कोई भी चाहे जितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो विद इन 2 वीक्स और 3 वीक्स वो आपका वीक होना शुरू हो जाएगा टॉपिक, और इंस्टेंटली आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने पढ़ा ही नहीं था। आप थोड़े थोड़े टाइम बाद इसकी रिवीजन करते रहें। लाइक आज आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा है तो आप एटलीस्ट या तो रात में सोने से पहले उस चैप्टर को अगेन एक बार अच्छे से देख लें। लाइक जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं बुक के सारे ऊपर वो आप पढ़ लें सुबह के रात को सोने से पहले, जो चैप्टर आपने करा है दिन में उसकी, या और आपने जो फार्मूलाज लिखे हैं एक जगह पर उससे आप
रात में सोते हुए देख लें, जो आपने एग्जाम्पल्स में मिस्टेक्स की थी सॉल्व करते करते उससे देख लें, जो आपके एमसीक्यूज़ आपने सॉल्व किए थे उसमें जो मिस्टेक्स हुई थी उससे एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ कर लें। तो लाइक इट विल नॉट टेक द टाइम, जस्ट आपको मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स लगेंगे एक सिंपल जस्ट रिवीजन करने के लिए। इट्स नॉट लाइक कंप्लीट रिवीजन, इट्स लाइक कि आप टॉपिक आपके दिमाग में आपने जो दिन में पढ़ा है, अगर आप उसे रात में या रात में तो कल के दिन के किसी पोर्शन में उसे जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपके दिमाग में वो फिक्स होना शुरू हो जाएगा। यस, कि सिर्फ ये रिवीजन नहीं कि हमने अच्छे से देख लिया, फिर आफ्टर अ मंथ जब आपको है कि ये टॉपिक मुझे वापस से पढ़ना चाहिए, या जब आप सेकंड रिवीजन अपनी स्टार्ट कर रहे हैं या आपकी एकेडमीज़ वगैरह में टेस्ट है या किसी मॉक टेस्ट के लिए आप वापस से पढ़ रहे हैं, तो फिर आप अच्छे से वापस से पढ़िएगा ताकि बुक की हर लाइन में क्या क्या लिखा है आपको पता हो, कि अगर कोई बुक की लाइन आपसे पूछे तो आप उसे बता सकें, हाँ यहाँ पर ये बात आएगी, आई एम कन्फर्म विद इट। So that's all about the revision, and after revision what I suggest is, पहले आपने अगर 5 MCQs करें तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद प्रॉब्लम, थ्योरीज और फर्स्ट ग्लैंस रिवीजन के बाद एटलीस्ट डू 25 MCQs। अगर आपने पहले 5 करें, अगर आपने पहले 10 करें तो गो विथ 30 और 35 MCQs फॉर दिस चैप्टर। और ये अगर आपको मुश्किल हो रही है पर्टिकुलर चैप्टर की MCQs फाइंड करने में, तो आप पास्ट पेपर से गो थ्रू हो जाएंगे। आपको एटलीस्ट उसमें से आपको बहुत सारे रिगार्डिंग वन चैप्टर आपको MCQs मिल जाएंगे, और बहुत सारी दूसरी ऐसी रिसोर्सेज हैं सोशल मीडिया पे जहाँ पे आपको विद अ पर्टिकुलर चैप्टर आपको MCQs वहाँ पे मिल जाते हैं आराम से। इसके अलावा अगर आपको अपने MCAT की जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक हाउ टू मैनेज टाइम और रिगार्डिंग फिज़िक्स और बायोलॉजी, क्योंकि केमिस्ट्री आई हैव फेल्ड इट बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, तो इसलिए आई हैव मेड वीडियो फॉर द केमिस्ट्री। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग MCAT तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और यू कैन DM on the Instagram. So inshallah very soon I will make the video for it, and I'll hope that जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है आपका एडमिशन हो जाए आपकी यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं। एंड फॉर दिस विश यू अ वेरी गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।